हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी का लास्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर का मैं स्लाइड्स रखा हुआ हूं और आपको शेयर भी कर दिया था। तो पिछले लेक्चर्स में हम जो देखे हैं सारा थ्योरी वाला पोर्शन हो गया है, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम देखे थे। सेट थ्योरी में डेफिनेशन देखे थे, टाइप्स ऑफ सेट देखे थे, है ना, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी। फिर देखे थे हम इक्विवेलेंट सेट, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल सेट एग्जैक्टली सेम हो जाए तो। फिर नेक्स्ट देखे थे सबसेट, सुपर सेट, दोनों एक ही है ना, छोटा वाला सबसेट हो जाता है, बड़ा वाला सुपर सेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये देखे थे। सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड, ये सारा देखे थे। कंपेरेबल सेट कब बोलेंगे, ये सिर्फ डेफिनेशन इसलिए याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपेरेबल कब होगा। तो दोनों में रिलेशन होगा सेट सबसेट का, तब वो कहलाएगा एक दूसरे का सबसेट हो या कोई भी एक दूसरे के सबसेट हो, तो ऐसी स्थिति में कंपेरेबल कहलाएगा। पावर सेट, जितने भी कोई सेट है फाइनाइट सेट, उसके जितने भी हम सबसेट बना सकते हैं उनके काउंट को बोलते हैं पावर सेट। उसका ये आप याद रखना, 2 to the power n। अगर किसी सेट में ए में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, अभी आगे करेंगे, ठीक है। ये हो गया। कार्डिनल नंबर, जितना सेट में एलिमेंट होता है उसको एक नया नाम दे दिया गया है, कार्डिनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे मेंशन करना था, क्या था, पावर सेट में। तो यहाँ पे मैं ये स्लाइड तो आपको दे दिया हूं, तो इसी में मैं लिख रहा हूं। अगर एम्प्टी सेट है, हमारा जो सेट है वो जो है एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मीन्स ये नोटेशन या ये नोटेशन। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसका जब पावर सेट निकालेंगे तो पावर सेट, इसको ए मान लेते हैं, एम्प्टी सेट है करके। तो इसका डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, कितने नंबर आपका काउंटिंग का, 2 की पावर में जितने एलिमेंट हो, तो इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 0, और किसी भी एलिमेंट्स की पावर 0 मीन्स 1। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है ना, कि एम्प्टी सेट के पावर सेट में भले एम्प्टी सेट के पास कोई भी एलिमेंट ना हो, बट उसके पावर सेट में एक एलिमेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। और वो एलिमेंट खुद होता है, ऐसे करके एम्प्टी के अंदर एम्प्टी, है ना, ऐसा हम डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो ये हो गया। थोड़ा फास्ट करते हैं, कार्डिनल नंबर बता दिया मैं। ऑपरेशन ऑन सेट यहाँ पे मेन था, है ना। मैं वापस स्लाइड को इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चंस करे तो ये फिर से आपको पुराना वीडियो ना देखना पड़े, है ना। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स देख लीजिए, सेटेड रीजन यूनियन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट और ये 2 सेट का यूनियन, दोनों में रिलेशन देखिए, है ना। ये हो गया जो सेटेड रीजन है, येलो वाला, ये वाला जो पार्ट है वो यूनियन है ए और बी का, सारे एलिमेंट को हम शामिल कर लेते हैं, पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे मैं वापस एक चीज रिपीट करना चाह रहा हूं जो मैंने डेमो क्लासेस में भी रिपीट किया है। अब इसको एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप देखिए, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट है वो येलो वाला जो सेटेड रीजन है, और इसको मिला के और ये बाकी जो खाली है ये सारा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, येलो वाला पार्ट देखिए जितना एलिमेंट है, और पूरा बॉक्स के अंदर सबको देखिए, रेक्टेंगल बॉक्स, ये यूनिवर्सल है। तो बड़ा कौन सा है, यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, है ना। अभी आधा हुआ है ना। अब एक केस मैं ऐसा लेता हूं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, और मैं बीच से 2 भाग में बांट दिया, एक को दे दिया मैं ए सेट और दूसरे को दे दिया बी सेट। अब दोनों का यूनियन करूंगा तो पूरा क्या मिल गया मेरे को, यूनिवर्सल सेट। तो इसलिए मेरे को यहां पे क्या लगाना है, इक्वालिटी का साइन भी लगाना है ना, ठीक है। इनइक्वालिटी तो है बट लेस देन आर इक्वल टू। तो कभी कभी, अब इसको एकदम ध्यान से इसलिए ये स्लाइड ले रहा हूं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आया है जो एकदम अच्छा क्वेश्चन है।
अगर आप बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। कि नंबर ऑफ यूनियन, यूनियन में जितने भी एलिमेंट है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से या तो कम होंगे या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है, इसलिए हमको ये इनइक्वालिटी लगाना है, लेस देन आर इक्वल टू। कोई भी ये नहीं लगाएगा कि सिर्फ लेस देन होगा। ऐसा सीन हो गया कि कोई यूनिवर्सल सेट है, दो भाग में बांट दो, एक सेट आधा इधर एक सेट आधा इधर, तो वैसे केस में जितने भी एलिमेंट है उसका यूनियन लेंगे दोनों सेट का, या तीन सेट पे भी बांट सकते हैं, यहां से और बांट दिए सी। अब तीनों सेट का यूनियन लेंगे एलिमेंट्स का, तो वो टोटल हमको क्या मिल रहा है, यूनिवर्सल सेट, तो बराबर हो गया इस केस में। और इस केस में देखो इधर वाला जो भाग है खाली है, तो यहाँ एलिमेंट एक्स्ट्रा है यू में, और इसमें इससे ज्यादा है एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में, है ना, तो इसलिए लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि इक्वल तक भी हो जा सकता है। क्लियर है, अच्छे से सुन लेना इस चीज को। वापस आपके पास फैसिलिटी है, वीडियो को वापस आप पीछे जाके देख सकते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन आएगा सेम। इसके बाद हमारा था नेम, नेक्स्ट था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को समझिए, इंटरसेक्शन में जो दोनों का कॉमन पार्ट होता है वो होता है। अब इसमें भी मैं एक और चीज आपको बेसिक चीज नोट कराना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, मैं केवल दो सेट ले रहा हूं। ये हो गया मेरा सेट ए, ठीक है। और ऐसा सिचुएशन भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा इसी के अंदर आ जाए, सेट बी, ठीक है। इसी के अंदर पूरा आ गया सेट बी, किसके अंदर, ए के अंदर, तो बी जो है ए का क्या है, सबसेट है। अब ऐसी स्थिति में, इस वाले केस में आप मेरे को बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। पूरा को पूरा देखो, कंप्लीट जो है जिसके अंदर बी भी शामिल है वो ए है और बी उसके अंदर में है, तो कॉमन कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला भाग जो है रिंग शेप्ड जो रीजन है, रिंग शेप्ड जो रीजन है ये वाला तो बी में नहीं है ना, ए बस में है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो ऐसे केस में ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो रहा है, बी। तो यहां पे भी आप रिजल्ट सुन लीजिए, उसको यूज करना है कि इंटरसेक्शन का मान, दो सेट लो या तीन सेट लो, इंटरसेक्शन का मान जो सबसे छोटा सेट होता है उसके बराबर मैक्सिमम होगा, हमेशा उससे कम होगा या वो मैक्सिमम होगा। जैसे कि देख लीजिए, ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, कॉमन पार्ट इतना है ना, तो ए का साइज भी बड़ा है, बी का भी साइज बड़ा है, लेकिन इंटरसेक्शन का साइज छोटा है, तो दोनों से छोटा हो सकता है। अब नेक्स्ट सिनेरियो थोड़ा और क्लोज ले आए, इंटरसेक्शन का पार्ट बढ़ गया, ठीक है, मैं ए को हर केस में बड़ा ले रहा हूं, है ना। अब नेक्स्ट सीन जो मैं आपके सामने लिखा हूं, ए के अंदर पूरा बी आ गया जो वहां लिखा हूं, तो ऐसे केस में क्या है, यही तो सबसे बड़ा केस होगा ना, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन का मान क्या हो सकता है, सबसे छोटे सेट के बराबर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, आगे के क्वेश्चन में ये भी यूज होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी, मतलब ए में से बी वाला पोर्शन हटा देना है, क्लियर है, कॉमन पोर्शन जो आगे में और डेफिनेशन आपको दिया था। सिमेट्रिक डिफरेंस, ए में बी भी घटाना है और बी में ए भी घटाना है और दोनों का यूनियन ले लेना है। तो जब ऐसा करते हैं तो हम देखे हैं कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट बस हट जाता है, और यही आपका लॉजिक होगा क्वेश्चन को जल्दी करने का, है ना। आप ए माइनस बी निकाले, आपको टाइम लगा, बी माइनस ए निकाले, फिर टाइम लगा, और दोनों का यूनियन लिए। इससे अच्छा यह है कि दोनों सेट को देखते जाइए और कौन सा पोर्शन हटा दीजिए, कॉमन, बाकी को लिख दीजिए, है ना। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कोई भी सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, उसी को छोड़ दो और जितना यूनिवर्सल में बचा, तो कॉम्प्लीमेंट सेट का जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंट है तभी है जब यूनिवर्सल सेट दिया हो, है ना। क्लियर, यूनिवर्सल सेट के बिना हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जब तक ना दिया हो कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं आएगी। क्लियर है, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला मैंने वेन डायग्राम से कराया था, सेपरेट सेपरेट पोर्शन को सेट किया था, पॉइंट लिया था, तो ये वाला फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा, है ना। दो सेट के लिए, फिर तीन सेट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन के साइड आ जाएंगे हम। ये देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट, है ना। इसमें अभी हम लोग देखिए कि कौन सा रीजन आता है, ये रीजन। इसका एक और तरीका है कि इसको ध्यान से देखो कि क्या हो गया है,
पूरा एलिमेंट ए का नहीं ले सकते, जितना पार्ट बी है वो हटा देंगे, तो उसी को हम नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्मेट में लिखे हैं कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी बेस पे आएगा, एलिमेंट्स के बेस पे। तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट है, उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो, तो जितने एलिमेंट इंटरसेक्शन में उसको हटा दो। तो ये इसका हम फॉर्मूला देख लिए। उसके बाद नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू, ये एग्जैक्टली टू का पार्ट है, ये एग्जैक्टली टू का पार्ट है, ये एग्जैक्टली टू, ये एग्जैक्टली टू का पार्ट नहीं है, इसमें तीनों है, ये बोला है एग्जैक्टली, है ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला बना, ये मैं लिखा हूं, है ना। फिर नेक्स्ट एटलीस्ट, एटलीस्ट बोला है तो दो भी चलेगा, दो से ज्यादा तीन भी चलेगा, तीन सेट ले रहे हैं तो तीन वाला भी चलेगा, इसलिए उस फॉर्मूले में -3 टाइम था, इसमें 2 बार ही घटाए हैं, एक बार बचा लिए हैं, क्योंकि उसको एटलीस्ट बोला है उसने, तो 2 वाला भी केस चलेगा और 3 वाला भी केस चलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 1 सेट, 1 सेट वाला ये फॉर्मूला, ठीक है, ये भी मैं करा दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। तो मैं क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं, इससे पहले एक चीज और बताना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। यहां पे मैं एक स्लाइड ले लेता हूं, इसको आप अच्छे से समझिए। कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट के लिए कुछ कुछ समझ जाइए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, डायग्राम से आपको बता दे रहा हूं, एक ले लेते हैं अपन रेक्टेंगल, सॉरी शेप यहां से है, यह हमारा हो गया, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए है ना, और ये जो बचा, जितना भाग बाहर बचा ए को छोड़कर, वो है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एकदम बेसिक है जो आपको पता है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पार्ट को किससे डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन से। कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, दूसरा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, जितना ए है यूनिवर्सल में उसको हटा देते हैं, बाकी सब ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अब दोनों को वापस यूनियन ले रहे हैं, तो ऐसे ही सेट केस में क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। कोई भी एक सेट लेंगे, उसका उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब भी इंटरसेक्शन करेंगे हमेशा 5 आएगा, एम्प्टी सेट, और कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट, इन दोनों का यूनियन लेंगे हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। ये मेरे को बताना था, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज होती है ना, जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं किए हैं, तो एक स्लाइड और लास्ट, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप सोच भी रहे होंगे कि वो आया क्यों नहीं है, बट वो आप देख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे एक चीज ना छूटे, डिमॉर्गन्स लॉ, है ना, इसको आप देखना, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। डिमॉर्गन लॉ का 2 पार्ट है ना, ए यूनियन, देखते रहना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो जाता है, क्या है यहाँ पे, ए यूनियन बी पहले है और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन यूनियन को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जस्ट अपोजिट का कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन है पहले और फिर कॉम्प्लीमेंट है, फिर अपोजिट कर दीजिए, ई का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, बी का कॉम्प्लीमेंट, और किस के लिए, ऑपरेशन के लिए, इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा यूनियन। ये दोनों रिजल्ट है, बहुत जगह यूज होते हैं, पर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो इनकी जरूरत कम पड़ती है, अगर आप वेन डायग्राम अच्छे से यूज कर ले तो। ठीक है, बट ये भी जरूरी है कि हर जगह आप वेन डायग्राम यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। इस वाले रीजन को आप बनाना कैसे बनाओगे, 2 सेट ले लेना, जैसे मैं लेता हूं रेक्टेंगल और 2 उसके अंदर सर्कल। अब आप उसमें ये यूनियन बी देखना, तो पूरा दोनों सर्कल आ गया, और कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऊपर का सेम, ए कॉम्प्लीमेंट अलग बनाना नए चित्र में, और बी कॉम्प्लीमेंट अलग बनाना, और दोनों का कॉमन पार्ट देखना। आपको पता चलेगा कि दोनों डायग्राम में जो हम पिक्चर बनाए हैं दोनों में, उसमें जो एरिया जो हम शेड किए हैं वो एकदम सेम है, तो ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरी वाला पार्ट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें मैं क्वेश्चन वहां से ले रहा हूं,
जो सिंपल हो। ठीक है, अब देखिए, अभी जो मैं चीज आपको बताया हूं उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, है ना। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का नोटेशन हम लोग मैं बता चुका हूं कि एन जब भी लिखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट, और ए नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 6, तथा ए इज सबसेट ऑफ बी है, तब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होगी ये पूछ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। और वो किस में पूछ रहा है, ए यूनियन बी में। लेकिन एक कंडीशन दिया है, उसको आपको नहीं भूलना है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। एक लाइन का वन लाइनर क्वेश्चन है, ये हम ले लेते हैं। 2 गोला, ठीक है। समझिए इसको, मैं जो बना रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसलिए ये चीज वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, वेन डायग्राम का यूज करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट में बाद में आएंगे, पहले कंडीशन पे आते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, बड़ा कौन सा है, बी, तो मैं बी को कहां लिखूंगा, बाहर, और ए है ना, सबसेट बोला है तो जाहिर सी बात है वो अंदर रहेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, और पूरे बी के अंदर, है ना, ये पूरा बी है, इस पूरे बी के अंदर कितना एलिमेंट है, 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो गए, सोच के बताइए। अगर आपका आंसर होगा 9 तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ही नहीं समझे, है ना। तो थोड़ा सा सोच के आप आंसर देंगे, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद आप एक बार कोशिश करेंगे, फिर आगे प्ले करना, है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब यूनियन का कॉन्सेप्ट, ए अंदर में है, सबसेट है, तो ये एलिमेंट तो इसमें आएंगे ही आएंगे, तभी तो सबसेट होगा। इनमें उसको शामिल नहीं करेंगे तो उसका सबसेट हो ही नहीं सकता। तो ये जो 3 एलिमेंट ए दिया है वो पहले से 6 में है, तो यूनियन क्या बोलता है कि या तो इसमें हो, या तो इसमें हो, या तो दोनों में हो। तो ये वाला तो इसमें आ ही गया है, और लिखते कितने बार है, 22 डेफिनेशन ऑफ सेट केवल एक बार, तो यहां पे केवल आंसर आएगा 6। इसका मैं आपको एक एग्जांपल कोट करके दिखाता हूं। ए को हमको क्या लेना है, ए जो है हमारा सबसेट है, तो ये हम ले लेते हैं, देखो इसको समझना, 1 2 केवल, और बी ले लेते हैं हम 1 2 3 और 4। अब यहां से देखिए, जो मैं कंडीशन लिया हूं उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है ए के सभी एलिमेंट बी में है। ए में 2 एलिमेंट मैं ले लिया है ना, इसको मैं 2 ले लेता हूं, और यहां पे ये 4 एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट के से, तो इस कॉन्सेप्ट से आंसर क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में क्या आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, जो हम ये यूज किया। अब यहां से आप निकाल के देख भी लो, यहां ए यूनियन बी क्या है डेफिनेशन, इसमें हो या इसमें हो या दोनों में हो, लेकिन लिखना एक बार है, तो 1 दोनों जगह है, लिखेंगे एक एक बार। फिर 3 यहां नहीं है तो यहां है, 4 यहां है, तो कितना एलिमेंट आया, 4 आया। क्लियर है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि ये जो है आपके लिए जरूरी है, छोटा सा चीज जानना, लेकिन आप जल्दबाजी में यही चीज गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर यहां पे कंडीशन, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 6। अगर यहां पे ये क्वेश्चन दे दिया होता कि ए इंटरसेक्शन, समझिए ए इंटरसेक्शन, नेक्स्ट में ले लेते हैं, समझिए सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना दिया है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया है 6, वहां पे कंडीशन क्या दिया है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब मैं अगर कंडीशन बदल देता हूं, एंड गिवन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन आप बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे सेम, 6 बी 3 सी 9 एंड डी नन ऑफ दिस। क्लियर है। अब क्या होगा आंसर आपका, सॉरी, हेलो, अब क्या होगा आंसर, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, सेपरेट सेपरेट, ये ए होगा,
ये ए होगा आपका और ये होगा आपका बी। क्लियर है? क्योंकि कॉमन नहीं है तो हम पहले से पता चल गया है कि कॉमन नहीं है तो हम दूर दूर बनाएंगे। यहां का एलिमेंट 3, यहां का एलिमेंट 6। अब जाहिर सी बात है कि कोई कॉमन नहीं है तो यूनियन में क्या होता है, सभी एलिमेंट को एक एक बार लिखते हैं, चाहे वो एक ठो में हो, दूसरे में हो या दोनों में हो। तो यहाँ पे केस, यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 9। क्लियर है? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका, इसको देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है? यदि ए बराबर ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है तथा बी बराबर ए सी ई जी एच, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ चुके हैं का मान बताइए कि क्या आएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना? दो मेथड से आपको मैं बताता हूं। अगर आपने वेन डायग्राम को अच्छे से समझा होगा तो आप सेकेंड मेथड ही यूज करेंगे, है ना? और अगर आप नहीं समझे तो भी आंसर हो जाएगा आराम से। मेथड 1 सिंपल, हम लंबा मेथड जाते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मान क्या होता है, हम ए में बी घटा देते हैं और बी में ए घटा देते हैं और दोनों का क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। क्लियर है? तो पहले हम घटाते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है। ए माइनस बी, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो ए में हो लेकिन बी से हट जाने चाहिए। अगर बी में भी है तो ठीक है। तो क्या ए जो है बी में भी है तो हट जाएगा। बी यहां पे है क्या, नहीं है तो बी आएगा। सी यहां पे है और यहां पे भी है तो हट जाएगा। डी यहां पे है क्या, नहीं है तो डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वो एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, सिंपल डेफिनेशन। तो ए में है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, ये दोनों जगह है इसलिए नहीं लिखे। बी यहां है यहां नहीं है तो डेफिनेशन फुलफिल करता है तो बी आ गया। सी यहां भी है यहां भी है तो नहीं ले सकते। डी यहां बस है यहां नहीं है ना? पहला सेट में होना चाहिए जो पहला है ए माइनस बी, तो डी भी आ गया। फिर नेक्स्ट ई यहां है और यहां है, उसका जो पोजीशन है लिखने का जो क्रम है वो मैटर नहीं करता है। मैं पहले भी क्लास में आपको बता दिया हूं। ई यहां पे यहां लिखा है और ई यहां पे यहां लिखा है, ये मैटर नहीं करता। 1 2 3 और 3 2 1 सेम सेट है ना? क्लियर है? तो यहां पे केवल 2 एलिमेंट आया। अब हम लोग कर लेते हैं बी माइनस ए। अब थोड़ा सा केयरफुली, अब बी से देखिए, बी में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। ए यहां भी है यहां भी है, हट गया। सी यहां है, सी यहां भी है, हट गया। ई यहां है, ई यहां भी है, हट गया। जी यहां है लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं होना चाहिए, यहां तो होना चाहिए क्योंकि ये पहला है बी माइनस, तो जी आ गया। सेम कहानी एच के लिए, एच वहां है एच यहां नहीं तो ये आ गया। अब दोनों का क्या लेना होता है, यूनियन लेना होता है सिमेट्रिक डिफरेंस में, जो हमारा ये फर्स्ट नंबर है। तो यूनियन में देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इससे पहले का क्वेश्चन भी को भी रिलेट कर सकते हो। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 4 ठो आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी डी जी और एच। ये हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी डी जी एच। ये आपका हो गया सी ऑप्शन। ठीक है? क्लियर? ये हो गया आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या बताया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जब इसको हम प्लॉट किए थे, एक बार मैं फिर से रफली प्लॉट कर देता हूं समझाने के लिए। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो फिर से एक बार इस चीज को ध्यान देंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में इतना एरिया आ रहा था हमारा, है ना? अभी मैं टाइम ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, बट आप समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन केवल 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा और आप विद इन 1 मिनट इजिली कर सकते हैं। यही था एसिमेट्रिक बी। तो इसमें कौन सा पार्ट को हटाना था, बोला था डायरेक्ट अगर आपको वेन डायग्राम से करना है तो कॉमन पार्ट को हटा के बाकी दोनों में से जो एलिमेंट है उनको लिख दो, कॉमन बस को हटा दो। तो यहां पे दोनों को देखो, ए और बी में जो आपके कॉमन एलिमेंट है वो क्या क्या है, ए यहां है ए यहां भी है, उसको हटाना है। ठीक है? बी यहां है यहां नहीं है, सी यहां भी है यहां भी है तो सी भी हटेगा। डी यहां है लेकिन यहां नहीं है, उसके बाद ई दोनों जगह है। तो ये जो तीनों एलिमेंट को हमको हटा देना है और बाकी को आंसर में शामिल कर लेना है, क्योंकि ये वेन डायग्राम कहता है। तो बताइए, तीनों हट गया, ए सी और ई हट गया, तो बी आ गया यहां से, डी भी आ गया यहां से, बाकी तो हट गए तीनों। यहां से ए सी ई शुरू के तीनों हट गए और क्या बचा, जी और एच। ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है? क्लियर? अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू जाना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा
वेन डायग्राम पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चनों में से एक है, इसको भी मैं आपको वेन डायग्राम और दूसरा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, उससे पहले एक लॉ और देख लीजिए छोटा सा, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट है आपका, इसको शामिल कर लेना। आज का थ्योरी वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको दो रिजल्ट दिखाया, ए कॉम्प्लीमेंट वाला और डिमॉर्गन्स लॉ लिखा है, सेम वैसी चीज, एक छोटा सा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होना, है ना, आप पढ़े भी हो, जो नंबर सिस्टम के लिए होता है सेम वही होता है, तो समझते रहिए। 3 सेट है हमारे पास, ए बी और 3 सेट है, तो 2 ही प्रॉपर्टी होती है इसकी भी। ए देखते रहो, बाहर में मैं यूनियन ले रहा हूं और अंदर में इंटरसेक्शन ले रहा हूं, अलग अलग ऑपरेशन के केस में, है ना, बाहर में यूनियन और अंदर में इंटरसेक्शन। और आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं उसको वेन डायग्राम से शेड करके दो अलग अलग इमेज, लेफ्ट हैंड साइड का अलग इमेज, राइट हैंड साइड का अलग इमेज बनाना है और उसको देखना है। तो ध्यान से देखिए, बाहर में क्या है, यूनियन। अब यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए के साथ यूनियन लगेगा बी का, और बीच में अब आ जाएगा इंटरसेक्शन, और ए के साथ किसका होगा यूनियन, फिर से सी का। क्लियर है, ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, लेकिन ये जो अंदर में इंटरसेक्शन था वो अब दोनों के बीच में आ गया। सेम चेंज कर दो इंटरसेक्शन के लिए, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अब सेम क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और सेम ए इंटरसेक्शन सी, और जो बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, क्लियर है। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, बीच में याद आ गया तो मैं आपको बता दिया। इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है ना। तो अब ये क्वेश्चन को लेते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ से आप कर सकते हो, इसको भी मैं 2 मेथड से बता दूंगा, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताना इसीलिए जरूरी था, ठीक है, क्लियर है। अब लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, इफ x and y are 2 sets then x इंटरसेक्शन x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, चारों में से क्या ऑप्शन है ना। तो इसका सबसे अच्छा चीज ये है ना, कि आप पहले डायग्राम बनाइए, है ना। तो मैं यहां से ले लेता हूं, ये हो गया हमारा, सेम कलर ले रहा हूं, थोड़ा जल्दी करते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। अब इसको समझिए, आप आराम से पेन से बनाइए, ये यूनियन, ये आपका x और ये आपका y, है ना, एक लाइन वन लाइनर है। वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम के लिए ही बने होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्टेशन आपसे यही रहती है कि उन क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से कीजिए। जब आप फॉर्मूले में जाएंगे तो फंसते चले जाएंगे, है ना, बार बार डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, बार बार आपका डिमॉर्गन्स लॉ लगते जाएगा, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, x के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस x के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, लेंगे x के साथ इंटरसेक्शन, लेकिन किसका लेना है, x यूनियन y, ठीक है, क्लियर है, x यूनियन y। अब बताइए, x के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये आप ध्यान रखिए। x यूनियन y क्या होता है, यूनियन मतलब पूरा, दोनों गोला में जितना चीज आ गया वो आ गया, लेकिन उसका क्या, कॉम्प्लीमेंट। दोनों गोला आ गया यूनियन में, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा बाहर का एरिया, ठीक है, क्लियर। तो हमको जो ये वाला पोर्शन है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, वो वाला पोर्शन हमको मिला है, ये बाहर का एरिया, ठीक है। मैं इसको व्हाइट कलर से शेड करता हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, है ना, इसको मैं लिख देता हूं, ये पोर्शन हो गया व्हाइट कलर का है, तो x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। अब x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, x के साथ। तो क्या x में कोई भी और x यूनियन कॉम्प्लीमेंट में कोई भी पार्ट कॉमन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो सीधा इसका आंसर हो गया आपका
5 और ये है आपका सी ऑप्शन। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को डिमॉर्गन्स लॉ से देखो, यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। क्लियर है? तो उसको आप उस प्रॉपर्टी से करिए, है ना? ठीक है, एक बार कोशिश करना। इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब यहां पे आपको बता देता हूं, सेम ऑपरेशन देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव में मैं क्या बताया था, एक ऑपरेशन यूनियन है और एक ऑपरेशन इंटरसेक्शन है ना। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो छूट गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिमॉर्गन्स हो गया, एसोसिएटिविटी आपको पता है, जिसको मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 5, ये कलर शायद दिखेगा नहीं, इसे देखिए, 5 धन 3 धन 2, ये हो गया। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, बोर्डमास से पहले हम ब्रैकेट करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10, इसका आंसर भी क्या आना है 10। अब एक चीज ऐसे कर देते हैं, 5 + 3 और +2 बाद में, तो बोर्डमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो ये क्या हो जाता है, सेम ऑपरेशन में जब हम ब्रैकेट लगा के सेपरेट कर देते हैं, 3 चीजों में 2 का जोड़ी पहले, नेक्स्ट वाले में 2 का जोड़ी बाद में, तो ऐसी प्रॉपर्टी को किसी भी के लिए, इसको हम एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी लागू हो रहा है बोलेंगे। वैसी सेम सेट थ्योरी के लिए समझते रहना, ए किसी भी ऑपरेशन के लिए, मैं यूनियन के लिए बता रहा हूं, आप दूसरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इंटरसेक्शन के लिए भी सेम होगा। पहले मैं ब्रैकेट ले आया तो बी यूनियन सी लूंगा, फिर उसका यूनियन ए सी लूंगा, ये किसके बराबर होगा, मैं चाहूं तो ए यूनियन बी लेके बाद में सी के साथ यूनियन लूंगा, तब भी उसका आंसर सेम आएगा। सेम चीज इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होगा। तो इस क्वेश्चन में आप पहले डिमॉर्गन्स लॉ यूज करिए, फिर जोड़ी बनाइए, तो आपको इजिली इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। ये थे नॉर्मल क्वेश्चन, वार्म अप टाइप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं पहले ले रहा हूं, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कोड भी हुआ है। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें थोड़े से नॉर्मल लेवल के भी हैं, क्योंकि आपके लेक्चरर में नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से ठीक क्वेश्चन भी आते हैं जो जेईई मेन के लेवल के होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी करना आपको जरूरी है। आप केवल सिंपल क्वेश्चन के भरोसे नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो मोर देन 90% स्टूडेंट करेंगे ही करेंगे, बट जो टॉपिक थोड़ा टफ है, जिससे अच्छे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, वो भी क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है और अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो शिफ्ट का डेट है ना। अब देखिए, वहां इंटीजर पैटर्न का भी क्वेश्चन आता है, आपके में नहीं आएगा इंटीजर पैटर्न, न्यूमेरिक पैटर्न, सॉरी न्यूमेरिक पैटर्न मींस नया शामिल हुआ है, जिसमें आपको नंबर को फिल करना होता है ना, वैसा नहीं आएगा, हम कोई ऑप्शन में आएगा, बट मैं क्वेश्चन लिया हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सेट ए हैज m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज n एलिमेंट्स। पहला लाइन ये है कि ए के पास m एलिमेंट है और बी के पास n एलिमेंट है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। पहले क्वेश्चन समझेंगे तभी आप आंसर की ओर बढ़ पाएंगे। देन द वैल्यू ऑफ m इंटू n, m गुना n का मान निकालना है। तो m गुना n का मान निकालने के पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो m फाइंड करना होगा और फिर n फाइंड करना होगा। तो एक एक इंफॉर्मेशन को हम लिखते जाते हैं, और ठीक है, हमको क्या गिवन है, आपको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, क्या है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए ये जो नंबर है ये नंबर का है, और यहाँ पे सेम एलिमेंट दे दिया है n, है ना। तो आप इसको ऐसा मत समझिए कि दोनों n सेम है, ये वाला n हमेशा बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और n वो एक उसको वेरिएबल शो करना था, वो कर दिया कि n ही है। क्लियर है, ये आपको पता है। अब आगे देखते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसको बोलते हैं, पावर सेट को बोलते हैं। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, पावर सेट ही होता है। हम पावर सेट का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, यदि एक सेट ए के पास n एलिमेंट हो तो उनके पूरे सबसेट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। और फिर फार्मूला पढ़े कि अगर सेट के पास n एलिमेंट हो तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n,
उसी को हम पावर सेट की कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि पावर सेट वही है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो यहां से हम क्या पता चला कि पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट होगा, 2 की पावर में कितना एलिमेंट है इसके पास, m। क्लियर है, एक एक लाइन को आप लिखते जाइए, फिर आपको क्वेश्चन इजी समझ में आएगा। वैसे ही सेम क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n एलिमेंट। क्लियर है, ये हो गया, यहां तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब 2 की पावर m इज 112 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। मतलब ये वाला जो नंबर है, क्योंकि हमको m और n तो नहीं पता है ना, वही याद करना है, ये वाला जो नंबर है वो इससे 112 ज्यादा है ना। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो समझिए। मैं यहां पे साइड में सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। ए के पास कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो पावर सेट ए के पास कितना होगा, 2 की पावर 3 बराबर 8। अगर सेट बी है, बी के पास 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ बी के पास कितना एलिमेंट होगा बताइए, 2 की पावर 2 बराबर 4। तो यहां पे दोनों के बीच कितना एलिमेंट ज्यादा है, 4 एलिमेंट ज्यादा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसके पास टोटल कितने थे, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 बराबर कितना, 4। दिख रहा है ना, 8 माइनस 4 4। क्लियर है, इसका जो ये जो है ये क्या है, 8 माइनस 4 घटा रहे हैं, तो कितना है आंसर में डायरेक्ट लिख देता 4। क्लियर है, सेम चीज ये बोल रहा है, ये बड़ा है ये ज्यादा है बोल रहा है ना, इज मोर देन। तो हमारा जो नेक्स्ट जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है, यहां से हमको क्या मिलता है, 2 की पावर m जो है और 2 की पावर n बड़ा ये कितना है, 112 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आने लायक वाला क्वेश्चन है ये, है ना। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन में, और सिंपल लेवल का क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं यूनियन और उससे आसानी से, है ना। अब देखिए, अब यहां से हमको ये बड़ा है ये छोटा है, क्लियर है, ये 112 है। अब आप जानते हो कि कोई भी नंबर नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम नंबर के पावर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 112 को भी हम प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं, और कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा जो पावर है वो किस में हो, 2 की पावर में हो, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, 2 की पावर का। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड लूंगा, यहां से समझते जाइए। फिर से रिपीट करता हूं, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 112। ये चीज आपको समझ में आ गया, फिर से वापस जाके कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 112 है, क्योंकि ये बोल रहा है ए वाले में 112 ज्यादा है बी वाले से। क्लियर है, अब आगे कैलकुलेशन देखिए। 112 को हमको तोड़ना होगा, तो कोई भी नंबर को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ये वाला लाइन मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं। 112 को हम क्या लिख सकते हैं, आप सोचेंगे तो आप इजी समझ में आ जाएगा कि ये हो गया है आपका 28 इंटू 4, 25 इंटू 4 हो गया आपका 100, और फिर से 3 3। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया। अब 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4, और 4 पहले से है। क्लियर है, तो 7 इंटू 4 की पावर 2, तो 7 इंटू 2 की पावर 4। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 4 इंटू 7। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से देखते हैं, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, यहां तक आ गया। थोड़ा सा और सोचिए, हर चीज को हमको 2 में बदलना है, ये हिंट है। अब आप बाद में सोचेंगे कि सर ये कैसे सीखे हम, क्योंकि ये हिंट है आपका। ये कहा क्या पावर में है, 2 की पावर में है, तो हम कोशिश करेंगे सारी चीजों को 2 की पावर में चेंज करें। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 7 को 8 माइनस 1। क्लियर है, अब आगे देखिए, 8 माइनस 1, तो 2 की पावर 4 चल रहा है, वो हो गया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1। क्लियर है, और यहां हो गया 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर में लिख दिया। अब देखिए यहां पे इस वाले को भी साथ साथ कर देना था, पर अब मैं शुरू कर रहा हूं, आप एक साथ कर सकते हैं दोनों को, है ना। क्लियर है, या मैं यहां, ठीक है यहीं से कर देते हैं। इसमें ये वाला कौन सा है, ये जो है 2 की पावर वाला है, ये क्या है, बड़ा है, और ये वाला छोटा है। कॉमन हम जनरली निकालते हैं तो हमेशा छोटा वाला निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे 2 की पावर n। क्लियर है, तो 2 की पावर m से कॉमन निकलेगा तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, जिनको ये चीज नहीं समझ में आया वो ऐसा करे कि जो कॉमन निकलता है उसको हम लिख देते हैं नीचे, और यहां से तो पूरा यही कॉमन निकल गया। क्लियर है,
जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे लिख सकते हैं। जिस चीज को कॉमन निकालते हैं और वो हमारे पास नहीं होता है तो हम उसको नीचे लिख देते हैं, क्योंकि फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर m ही आ जाएगा। क्लियर है? और जिनको समझ में आता है वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब ये बेसिक जो घातांक नियम है ना, उससे 2 की पावर m माइनस 1 हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 माइनस 1। बस इतना है, ये आपका मेन है। अब बच गया केवल कंपैरिजन वाला पार्ट। ठीक है, अब कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, अब देखिए इसके बाहर में 2 की पावर 4, इसके बाहर में 2 की पावर n, तो यहां से क्या इंप्लीकेट हो रहा है, पैटर्न देखिए, कुछ 2 के पावर -1, कुछ 2 के पावर -1, बाहर में कुछ 2 के पावर, इसके बाहर में कुछ 2 के पावर। तो यहां से आपको क्या पता चला, n बराबर 4। क्लियर है, डायरेक्ट दिख गया। यहां से आपको इसके पावर में कितना है, m माइनस n स्टूडेंट, और इसके पावर में 3, क्योंकि -1 तो दोनों जगह है। अब n का मान आप क्या निकाले हो, आपके सामने है, इसको डाल दीजिए, m माइनस 4 बराबर 3। 4 उधर चले गया तो m की वैल्यू हो गई आपकी 7। ठीक है, एज इट इज मैं क्वेश्चन उठा लिया था, n का मान आ गया 4 और m का मान आ गया 7। क्लियर है, वो आना ही था, बड़ा वैल्यू ही आना था m का। ठीक है, अब जाते हैं ऑप्शन में, क्या पूछा गया था, m गुना n। तो हमारा जो m है क्या आया है, 7 आया है, और n क्या आया है, 4 आया है। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, दोनों को गुना करने के बाद 28। क्लियर है, और ये यहां से ऑप्शन क्रिएट करके आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ये न्यूमेरिक पैटर्न का क्वेश्चन था, मैं एज इट इज उठा लिया, डेट भी आपके पास मेंशन है। क्लियर है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर से चलते हैं पीछे हम। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, सिंपल जो हम फार्मूला पढ़े थे, एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होते हैं, उसी से ये क्वेश्चन बन रहा है। अब इसको आप इजी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यदि 500 विद्यार्थियों के एक समूह में, यदि 500 विद्यार्थियों के एक समूह में 475 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, और 200 विद्यार्थी बंगाली बोल सकते हैं। कितने, 475 जो है हिंदी, और 200 विद्यार्थी जो है बंगाली बोल सकते हैं। ठीक है, तब कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, केवल हिंदी वाला आपको ऑप्शन खोजना है। ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए हम वेन डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, या बिना वेन डायग्राम के देखना है तो अब समझिए, 500 विद्यार्थी का एक समूह। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट आपको कर दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना। कई बार आपको ऐसी जो संख्या दी रहती है 500 विद्यार्थियों के समूह में, ऐसा करके सेम चीज 500 विद्यार्थी के 500 कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के समूह में, कुछ भी संख्या में दिया रहता है, आपको वहां पे थोड़ा सा पहचानना रहता है कि वो यूनियन का मान दिया है या यूनिवर्सल सेट का मान दिया है। क्लियर है, यही चीज आप पहचान लिए तो क्वेश्चन आपका हो गया, और वो चीज नहीं पहचान पाए तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे बोलने वाली बात आ रही है, तो क्वेश्चन जो देने वाला है उनके हिसाब से ये है कि कुछ ना कुछ बोल पाते हैं हिंदी और बंगाली में। ठीक है, क्लियर है। एक डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं, ये है हिंदी बोलने वाले और ये है बंगाली बोलने वाले, और यूनिवर्सल को मैं ऊपर रखा हूं, मतलब ये कौन है, ये जो बच गए वो, ये कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा वाला केस आएगा, मतलब एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और में। क्लियर है, तो यहां पे केवल हिंदी और बंगाली की बात हो रही, तो ऐसा केस नहीं है। वो वाला जो केस है इसको समझना है, समझते जाओ। फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं, जो आपको बताया था, 2 जस्ट भाग में मैं बांट दिया हूं। ठीक है, हिंदी और बंगाली, और कुछ दोनों बोलेंगे, है ना, वो ओवरलैप है, लेकिन ऐसा वाला सीन नहीं है कि दोनों में से कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा वाला। क्लियर है, ठीक, क्योंकि इसमें ये चीज पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं। ठीक।
ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा रुकेंगे ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर से सुनिए कि यूनियन का मान दिया है या इंटरसेक्शन का मान दिया है, ये चीज भी आपको पहचानना है। यूनियन का मान दिया है या यूनिवर्सल सेट का मान दिया है। यूनिवर्सल सेट और यूनियन में आपको पहचानना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, समझते रहना। ये केवल दो चीज के लिए है। ये हो गया, आपको क्या दिया है, मैं मान लेता हूं हिंदी वाले को H, हिंदी बोलने वाले, ठीक है, हिंदी बोलने वाले की संख्या को N करके, हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है 475, और बंगाली बोलने वाले को हम ले लेते हैं B, वो कितनी है 200। और ये जो 500 दिया है यहां पे, ये जो 500 दिया है इसका मतलब है यूनियन का मान। या तो हिंदी बोलते हैं या तो बंगाली बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। दोनों नहीं बोलते वाला केस यहां पे नहीं है। और कुछ क्वेश्चन जो मैं लिया हूं इसके बाद, उन क्वेश्चंस में यूनियन का मान हो सकता है दिया हो या यूनिवर्सल सेट का मान दिया हो। तो ये यूनियन का मान दिया है। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको फॉर्मूला क्या पता है, नंबर ऑफ, सेम ले लेते हैं H यूनियन B, A यूनियन B की जगह पे, तो नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले प्लस नंबर ऑफ क्या बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, माइनस किसको घटाते हैं, नंबर ऑफ हिंदी और बंगाली दोनों, तो इंटरसेक्शन लगा दिए। तो किसका किसका वैल्यू दे दिया है आपको, ये 500, ये 475 और ये कितना 100 कितना है, सॉरी 200 है। ये है आपका प्लस 200। और ये तो दिया नहीं है, ये निकलेगा यहां से A इंटरसेक्शन, सॉरी H इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, शॉर्टकट करते हैं, ये इधर आ जाएगा, 500 इधर चले जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा आंसर, कैलकुलेट कर लीजिए आप, H इंटरसेक्शन B, ये वहां गया, ठीक है, तो आपको मिला 225। कैलकुलेट करके आप देख लेना, ठीक है, इतना ही मिलेगा। 500 यहां गया, इसमें माइनस हो गया, तो -25, सॉरी 175, ठीक है, ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, हाँ 4 2 6, ये हो जाएगा आपका 175। ये आपको मिल गया इंटरसेक्शन की वैल्यू। क्लियर है? लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। फिर से समझिए क्वेश्चन को, हिंदी बोलने वाले 475 है और बंगाली बोलने वाले 200 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं आती है, इतना मैक्सिमम हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन इसमें से कुछ बंगाली भी बोल सकते हैं। क्लियर है? वैसी सेम बंगाली बोलने वाले 200 है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आता, दोनों भी तो हो सकता है ना। तो यही क्वेश्चन को समझना है। तो अब कैसे आंसर निकलेगा कि केवल हिंदी बोलने वाले हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले से किसको हटा दें, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कितने विद्यार्थी केवल हिंदी, तो हिंदी में से क्या हटा देंगे, बंगाली, ठीक है, हिंदी में से क्या हटा देंगे, बंगाली। लेकिन कैसे हटाएंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। क्लियर है? हमको कौन सा पार्ट हटाना है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। देखिए कैसे, इसीलिए वेन डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से एक वेन डायग्राम हम ले लेते हैं, ये वाला, सॉरी एक नया पेज लेते हैं, इसको समझिए। अब समझिए इसको ध्यान से, ये जो ये वाला भाग हम हटा भी सकते हैं भी, समझिए इस चीज को, इसको मैं साइड कर रहा हूं। अभी के केस में हमारा जो चीज है वो ऐसा है, ये हिंदी बोलने वाले, ये जो है हमारे हिंदी बोलने वाले, ये हमारे बंगाली बोलने वाले, और दोनों को मिला के हमारा जो यूनियन है, ये जो है कितने हैं 500 है, ठीक है, पूरा 500 है। अब ध्यान से देखिए इस वेन डायग्राम को, आंसर क्या मांग रहा है कि केवल हिंदी, इसीलिए इस चीज को समझना है, केवल हिंदी।
तो केवल हिंदी वाला पार्ट कितना हुआ, इतना हुआ। तो हिंदी में से हमको बंगाली पूरा नहीं घटाना है, कौन सा पार्ट घटाना है, इंटरसेक्शन घटा देने से काम चल जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है केवल हिंदी, पीछे आ जाते हैं, यहीं पे आंसर निकालते हैं, केवल हिंदी है ना, ये वाला पोर्शन हमारा बचा है। तो केवल हिंदी वाला कितना होगा, केवल हिंदी वाला, हिंदी में से क्या घटा दो, इंटरसेक्शन पार्ट। 475 माइनस हमारे इंटरसेक्शन का पार्ट आया है, देख लीजिए 175, तो यहां पे आंसर आएगा 300। ठीक है, तो क्या 300 ऑप्शन में है, हाँ 300 है ऑप्शन में, ये है आपका बी वाला। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया हूं, आप समझिए चीजों को कि आपको जो दिया है ये बोल सकता है या ये कर सकता है, दो चीज के लिए, तो उसमें सिर्फ वही कर सकता है ऐसा नहीं दिया होता है ना। वो आपको समझना है कि वो इतना मैक्सिमम कर सकता है, उसमें दो काम भी कर सकता है। क्लियर है, जैसे हिंदी और हिंदी का संख्या ये दिया 475 हिंदी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बंगाली ना आए, ये इतने मैक्सिमम है जिनको हिंदी आता है, और उसके अंदर कुछ लोग हो सकते हैं कि क्या हो, बंगाली भी बोल सके। ठीक है, इसलिए जब भी आप डायग्राम बनाओ, ये तो मैं रेक्टेंगल नहीं लिया हूं, क्यों नहीं लिया हूं, क्योंकि इसी को यूनियन माना है, और अगर यूनियन इसको नहीं मानता तो मैं वो रेक्टेंगल नीचे लाता, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हिंदी भी नहीं जानते इंसान, और कुछ बंगाली भी नहीं जानते। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, और कितने क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला हो गया, डिमॉर्गन्स लॉ, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 101 कक्षा में, चलिए पढ़िए इसको, थोड़ा नीचे कर दूं। एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, निम्न आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि कितने विद्यार्थी एक या एक से अधिक विषय का चयन करते हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थी 175, अब नीचे बताया जाएगा कि कितने विद्यार्थी है जो एक या एक से अधिक विषय लेते हैं। गणित 100, भौतिकी 70, रसायन 40, गणित और भौतिकी 30, गणित और रसायन 28, भौतिकी और रसायन 23, गणित भौतिकी और रसायन तीनों मतलब 18। तब कितने विद्यार्थियों के पास केवल गणित विषय है। ठीक है, एक बार आपको प्रैक्टिस कर चुके होंगे, क्योंकि आपको वीडियो पहले मिल चुका था और मैं ये पीडीएफ शेयर कर दिया था। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक लॉन्ग कट मेथड बता रहा हूं, और उसके बाद एकदम शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्लियर है, जिसमें मैं वेन डायग्राम का यूज करूंगा। ठीक है, दोनों में वेन डायग्राम का यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग कट वाला मेथड। ठीक है, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाता हूं ताकि लिखना भी है। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं हमारा जो सर्कल है, ये हमारा हो गया सर्कल, इसको मैं मैनेज करता हूं, देखिए ध्यान से समझना है ना। ये हो गया आपका तीन सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए मैं ये 3 लिया हूं, है ना, समझते जाइए। अब यहाँ पे एक नया चीज, दोनों मेथड में आपको मैं लिख देता हूं। मैं आपको जो पहला जो कराने वाला हूं वो है मेथड 1। ठीक है, फर्स्ट मेथड, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा सेकेंड मेथड। दोनों मेथड में आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, ये आपका है गया यूनिवर्सल। ठीक है, क्लियर है, यूनिवर्सल आपको 175 दिया है इस क्वेश्चन में, है ना। हो सकता है कि वो तीनों का यूनियन करने पे आ जाए, तो वो यूनियन का मान क्या है और यूनिवर्सल का मान सेम है। क्लियर है, अभी हम लोग नीचे आते हैं। 3 विषय है, मैथ्स है तो एम कर लेते हैं, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। क्लियर है, अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड है, फिर भी कितना ठो हमारे पास एरिया है इसको देखिए। इस तीनों गोले में ये वाला भाग देखिए जो सिर्फ ए के अंदर है, ना तो इधर है ना तो इधर है, तो एक रीजन।
सिर्फ पी वाले में है 2 रीजन, सिर्फ सी वाले में है केमिस्ट्री में 3 रीजन। अब दो दो वाला देखेंगे, ध्यान से समझना, यही से क्वेश्चन शुरुआत होता है और ये सीख लिए तो आप इजी कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सेपरेट एरिया, ये सेपरेट एरिया, ये सेपरेट एरिया। उसके बाद ये वाला भाग इतना, दो दो वाला मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स केमिस्ट्री इतना, और इतना वाला भाग फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्लियर है यहां तक? और ये अंदर वाला मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। टोटल कितने हुए, कितने एरिया हुए अलग अलग इंडिविजुअल, 1 2 3, फिर दो दो वाले 3 6 और ये 7। अब मैं सभी को अलग अलग नाम दे रहा हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं दे रहा हूं बाहर वाले को ए बी सी। क्लियर है? उसके बाद दो दो वाले में एक्स, ठीक है, दो दो वाले में एक्स वाई और जेड, और सबसे अंदर वाला जो तीनों का है उसको मैं दे दिया पी। क्लियर है? अब यहां से अलग अलग मैं रीजन को मार्क कर दिया, यही इसका एक सॉल्यूशन है, करने का एक अच्छा मेथड है। और दूसरा तो एकदम ही शॉर्टकट है ना। इस वाले में हमको क्या निकालना है, ये सारा चीज दे दिया है डाटा। उसके बाद कितने विद्यार्थियों के पास केवल गणित है, तो किसका मान निकालना है, केवल ए का। इसीलिए मैं अलग अलग सेट किया हूं। यहां पे आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ये इंडिविजुअल रीजन है। केवल मैथ्स में यही आएगा, क्योंकि ये वाला रीजन मैथ्स फिजिक्स का हो जाएगा, ये वाला एरिया मैथ्स और केमिस्ट्री का हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो अब देखिए जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मैथ्स की संख्या कितनी दी हुई है, मैथ्स वाले की संख्या 100 दी हुई है। क्लियर है? मैं आपको इससे पहले के क्वेश्चन में बताया कि मैथ्स की संख्या दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो मैथ्स सब्जेक्ट चूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एक या एक से अधिक, या जनरल क्वेश्चन में भी आपको ये मान के चलना है कि वो मैथ्स ही नहीं हो सकता, या कुछ भी डाटा दिया है उसके साथ जितने और बाकी हैं वो भी वो ले सकता है, या वो भी वो काम है तो काम कर सकता है। क्लियर है? या बोलने वाली बात है तो वो हिंदी के साथ साथ बंगाली भी बोल सकता है, जैसे पहले क्वेश्चन में है। तो ये मैथ्स वाले हैं, तो मैथ्स वाला पूरा रीजन कितना है, ए वाला भी रीजन मैथ्स है, एक्स भी मैथ्स है, पी भी है और वाई भी है। सबको मिला के तो मैथ्स हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे वो ये नहीं बोला है कि केवल मैथ्स, वो तो सिर्फ मैथ्स बोला है और बाकी भी ले सकता है। तो हमारा जो आंसर 100 आया है वो कैसे आया है, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस पी। क्लियर है? एक्स प्लस वाई चारों को हम ऐड कर दिए। क्लियर है? और इसकी संख्या कितनी है, आपको 100 दिया हुआ है। अब आप बताइए कि हमको इसमें से किसका वैल्यू निकालना है, केवल ए का, तो बाकी को एक जगह हमको चाहिए। अब आप बताइए कि पी का वैल्यू, पी का डायरेक्ट वैल्यू आपको दिया है, पी तीनों वाला भाग है, तो पी तीनों वाला भाग कितना है, 18। ठीक है, अब हमको एक्स और वाई निकालना है, वो सीधा तो नहीं निकल पाएगा, पी का वैल्यू निकल गया हमको। अब हमको समझिए, इसको हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, ये हमारा रिक्वायर्ड है फाइंड करना है, तो हमको इस तीनों का मान निकालना होगा। तो ये तो पी हमको दे दिया है डायरेक्ट, अब हमको क्या निकालना होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को समझिए। ठीक है, डायग्राम में देखिए, ये वाला जो भाग है, यहां से मैं एक व्हाइट में येलो में ये कर रहा हूं, यहां से यहां तक, ये वाला भाग किसका किसका है, दो का भाग है, मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स। तो मैथ्स और फिजिक्स में क्या आ रहा है वैल्यू, मैथ्स और फिजिक्स में आपका क्या आ रहा है वैल्यू, मैथ्स और फिजिक्स। तो मैथ्स और फिजिक्स में ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। मैथ्स और फिजिक्स मतलब x प्लस पी, मैथ्स और फिजिक्स क्या है, x प्लस पी, और उसका वैल्यू आपको कहीं दिया होगा, क्या है, मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स मतलब गणित और भौतिकी, कितना है, 30 है, ये हो गया। और p का मान क्या है, 18, p का मान क्या है, 18, तो 18 वहां चले जाएगा, है ना, रखने पर तो क्या आ जाएगा, x का मान 12। क्लियर है? तो x का मान मिल गया, p का मान मिल गया। अब किसका मान निकालना है, y। अब y वाला के लिए हम देखते हैं, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला भाग, ये किसका किसका भाग है, दो का है, मैथ्स का और किसका है, इधर से केमिस्ट्री का है। तो मैथ्स प्लस केमिस्ट्री, मैथ्स
प्लस केमिस्ट्री, तो गणित और रसायन, तो कहीं पे दिया होगा आपको गणित और रसायन कितना है 28, और p का वैल्यू क्या दिया है 18, तो 18 उधर जाके तो y बराबर कितना हो गया केवल 10, तो x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया और p का मान भी मिल गया। अब यहाँ पे आप पुट कर दो a तो निकालना है हमको, x का मान क्या आया है स्टूडेंट 12, y का मान 10 और p का मान 18 बराबर 100, ठीक है। तो 12 और 18 30 और 30 और 10 40, 40 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो a का मान क्या आएगा 60। तो ये सिंपल है, ये भी कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। देखो कितना सारा डाटा दिया था, पर हर डाटा का यूज करना है जरूरी नहीं है ना। नहीं तो आप यूनियन निकालने जाते तो यूनियन निकालते फिर और कुछ सोचते, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया 60, तो ये हो गया आपका सी नंबर। अब मैं आपको बोला था कि इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा और केवल वन लाइनर सॉल्यूशन दूंगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो उसके लिए मैं एक बार देखता हूं कि क्या ये कॉपी होता है। एक मिनट, है ना। तो ये वाला चीज हम क्या करें इसको, एक मिनट, मैं कॉपी कर लेता हूं, एक मिनट वेट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब ये कॉपी हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड देखते जाइए, कैसे अपने को केवल मैथ्स वाली संख्या निकालनी है। क्लियर है, सारा डाटा आपके पास दिया है, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। स्टार्ट जब भी करेंगे शॉर्टकट मेथड में, अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है, मतलब हमको इंटरसेक्शन से ही स्टार्ट करना है, तो सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन क्या है गणित, भौतिकी और रसायन। कितने लोग हैं ये तीनों 18, हमको सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है। अब देखते जाइए, हमको जो डाटा है उतने का यूज करेंगे, और ये एक स्टेप का एक वन लाइनर क्वेश्चन है। गणित, भौतिकी और रसायन तीनों विषय लेने वाले कितने हो गए 18। अब ध्यान से देखिए, मैथ्स और फिजिक्स में जाते हैं। गणित और भौतिकी, गणित और भौतिकी वाले कितने हैं ये देखिए, गणित और भौतिकी वाले हैं 30, 30 में से कितना फिल हो गया है 30 में से 18 यहां आ गया है, तो बचा कितना 12। क्लियर है ना, फिर से समझिए, तीनों पढ़ने वाले, तीनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने हैं 18, ये मैं मार्क कर दिया। हमेशा इंटरसेक्शन से आना है लास्ट से 18। तो गणित और फिजिक्स वाले कितने हैं टोटल 30 है, 30 में से 18 ऑलरेडी हो चुका है, तो बचेगा वो कितना होगा भाग 12। सेम चीज ये वाला भाग किसका है मैथ्स और केमिस्ट्री, मतलब गणित और रसायन। तो गणित और रसायन वाले कितने हैं 28, 28 में से फिर से कितना फिल हो गया है 18, तो बचा कितना 10। क्लियर है, तो कितना है ये बाकी भाग 12 और 18 30, 30 और 10 40, और टोटल मैथ्स कितना था, टोटल मैथ्स कितना था 100, 100 में इतने को हटा देंगे तो यही वाला पोर्शन बस बचेगा, तो 100 माइनस टोटल कितना है ये वाला भाग 40, तो आंसर कितना आ गया 60। ये वन स्टेप का क्वेश्चन है, क्लियर हुआ होगा आई थिंक। एक बार और सोचिएगा, वीडियो फिर से रिपीट करके देखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन बचा होगा, तो मैं आपको होमवर्क के लिए एक बार ट्राई करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये वाला क्वेश्चन 30 विद्यार्थी, ये वाला क्वेश्चन आप करना, है ना, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करना है, ये इजी हो जाएगा जो 2 विषय लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए, एक वन लास्ट क्वेश्चन ये वाला, ये भी मैं करा दिया। वन लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यूनियन की वैल्यू यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकती है, उससे कम ही होगी या उसके बराबर होगी। और वैसी इंटरसेक्शन की वैल्यू छोटा वाला सेट अंतिम आंसर है लास्ट, उससे बड़ा इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते रहिए। अ सर्वे, ये भी आने लायक ही क्वेश्चन है। A survey shows that 63% of people in a city, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, आप फिर से रिपीट कर लेना। Read newspaper A, whereas 76% read newspaper B. If X% of people read both
द न्यूज पेपर्स देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी, होगा ऐसा नहीं बोल रहा है, कैन बी, हो सकता है। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन को हिंदी में आपको समझा देता हूं। एक सर्वे हुआ है जिसमें जो यह बताता है कि 63% लोग, सारा चीज परसेंट में है, मतलब कितने की बात हो रही है, 100 की बात। एक सर्वे यह बताता है कि 63% लोग ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ए कोई भी हो सकता है, जैसे दैनिक भास्कर, हरिभूमि है, वैसे ही 76% लोग जो है न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं और x% वाले लोग दोनों पढ़ते हैं। तो बताइए कि x की वैल्यू, मतलब दोनों जो पढ़ने वाले हैं, मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो उसमें जब मैं कॉन्सेप्ट में आऊंगा तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ ए पेपर पढ़ने वाले जो संख्या है वो कितना है, 63% है। ठीक है, क्लियर है? परसेंट में लिखो, अभी ऐसे लिख देता हूं, मैं अभी परसेंट लिख देता हूं। और बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 76%, और नंबर ऑफ दोनों ए इंटरसेक्शन बी ये है कितने लोग, ठीक है, x% लोग। ठीक है, तो टोटल कितना है, यहां पे परसेंट की बात हो रही है तो 100। तो हम सबसे पहले तो निकालते हैं एन ए यूनियन बी। क्लियर है? यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन का मान क्या होता है? यूनियन का मान नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस ए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 63 प्लस 76, मैं परसेंट हटा दिया हूं, 100 में ले रहा हूं एक्स। अब ध्यान से समझिए, आप परसेंट लेके भी चल सकते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, यूनियन। और यहां पे बात हर जगह किसकी हो रही है, परसेंट, मतलब 100 में हो रही है। तो हम क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान हमेशा नंबर ऑफ किस सेट में, यूनिवर्सल सेट में से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। ध्यान से समझिए, यहीं पे ये चीज मैं बताया हूं आपको, यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट है उससे यूनियन वाला जो एलिमेंट है हमेशा कम होगा या बराबर होगा। तो ये निकल गया किसका मान, इस चीज का। तो 63 प्लस 76 प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू, हम किसकी बात कर रहे हैं, परसेंट हटा दिए, 100 की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सॉरी, एक मिस्टेक मेरे से हुआ है इस चीज को। ये जो है हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे ये माइनस होता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया। ये हमेशा क्या होता है, माइनस होता है ना, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने घटाते हैं, तो ये माइनस एक्स, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो गया, माइनस एक्स को उस साइड ले जाते हैं, तो 63 और 76 बाद में जोड़ लेना। ये हमारा 100 इधर आ जाएगा और एक्स उधर चले जाएगा पक्षांतर होने पर। इसको हम देखते हैं, तो ये दोनों को ऐड करने पर 6 3 9 और 7 6 13, तो ये हो गया 139, और 139 में आपका 100 माइनस हुआ, तो ये हो गया 39 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। इसको अगले तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 39। अब हमको इंटरप्रेट करना है आंसर। ठीक है, x का मान हमको 39 से कम नहीं मिलना चाहिए, उसके बराबर भी चलेगा या उससे बड़ा। तो ऑप्शन में आइए, ठीक है, ऑप्शन में आइए, 39 से बड़ा आपको आंसर चाहिए। ठीक है, देखते हैं 39 से बड़ा आंसर, ये 39 से छोटा आंसर, 39 से जो है ये छोटा आंसर है, तो ये हो गया ऑप्शन नेग्लेक्ट। बी वाला ऑप्शन भी कितना है, 39 से छोटा है, क्योंकि हमको तो आंसर क्या चाहिए, देखिए हमको आंसर क्या चाहिए, सॉरी, हमको आंसर चाहिए 39 से बड़ा, तो ये दोनों आंसर 39 से बड़े नहीं है। अब बात आती है कि अब बड़े में तो एक 55 भी है और एक 65 भी है। क्लियर है? यूनियन का तो अच्छा यूज कर लिए हम, एक ही क्वेश्चन में सारा चीज यूज हो जा रहा है। यूनियन का मान हमेशा यूनिवर्सल सेट, और हमारे केस में यूनिवर्सल सेट 100 क्यों है, क्योंकि सारा क्वेश्चन परसेंट में दिया है, इसलिए हम 100 लिए। क्लियर है? अब बात आ रही है कि अब 55 सिलेक्ट करें या 65 सिलेक्ट करें। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे टॉपिक्स में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बट मैं एक बार बता देता हूं कि हमारा जो x है स्टूडेंट, हमारा जो x है वो क्या है, x जो है, हमारा जो x है वो a बोलने वाला और b बोलने वाले का इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन का मान हमेशा छोटा सेट से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो x का मान बताइए यहां पे, इंटरसेक्शन का मान दोनों सेट में, ये पहला सेट ये दूसरा सेट,
या तो 63 तक जा सकता है, इसकी तो बात ही नहीं होगी। इंटरसेक्शन 63 तक जा सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 63 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। इंटरसेक्शन का मान पूरा अंदर आ जाएगा जैसे कि हम लिए थे। ये है आपका क्या, ए वाला छोटा है, बी वाला बड़ा है, ये बड़ा वाला है बी और ये ए है, पूरा आ गया अंदर में। तब भी ये कितना हो गया, 63 ही हुआ अंदर में आने के बाद। 63 से तो बड़ा नहीं हो सकता इंटरसेक्शन। तो ऐसे केस में इसीलिए ये आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 63 से बड़ा नहीं हो सकता, 63 से छोटा ही होना पड़ेगा और 39 से बड़ा। तो उस रेंज में केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है 55, कैन भी बोला है ना। एग्जैक्ट होगा ये नहीं, और भी आंसर हो सकते हैं, बट उनने ऑप्शन ऐसे अच्छे दिए हैं, और अच्छे नहीं और बहुत ही अच्छे, क्योंकि अगर ये 65 नहीं देता और कोई 30-20 ऐसा देता तो आपके लिए इजी हो जाता, बट उनने ये भी देके कंफ्यूज कर दिया। और आप 65 भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर केवल एक ही है 55। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट होता है। अलग अलग टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, जैसे इंटरसेक्शन में इतने एलिमेंट, यूनियन में इतने एलिमेंट, उसका एक एक क्वेश्चन लिया है। सिमेट्रिक डिफरेंस का एक ही लिया है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मेरा आपसे यही है कि सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने फॉर्मूले मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लगाए हैं, सेम फॉर्मूले आपको मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा चुका हूं, उसमें भी सेम फॉर्मूला n की जगह p आ जाता है और आंसर आपका निकलता है प्रोबेबिलिटी। सेम क्वेश्चंस होते हैं, यहां से भले आपको एक या दो ही क्वेश्चन मिले, लेकिन प्रोबेबिलिटी से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से केवल एक क्वेश्चन वाला टॉपिक बचा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। वो मैं जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा उसके बाद ही करा पाऊंगा, है ना, क्योंकि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही नहीं आता है तो आप कितने फेवरेबल है और कितने टोटल है नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका सेट थ्योरी। इसका लिंक आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से करिए। सेट थ्योरी कंप्लीट होता है, जितने भी ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं 10-20 इनसे क्वेश्चन करिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप बताइए, ठीक है। तो आज की क्लास यही रखते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, मैं फिर से उसको देख लेता हूं अगर सामने हो तो। ये वाले क्वेश्चन 30 विद्यार्थी की कक्षा में 12 सिलाई कार्य वाला, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना और ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ठीक, थैंक यू।